नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। मित्रों, पिछले दिनों महाराष्ट्र सदन दिल्ली में न्यू महाराष्ट्र सदन एक कार्यक्रम हुआ। उस कार्यक्रम के बाद देश भर में ऐसा भूचाल आया है और खास तौर से पावर गैलरी में तो कोहराम मच ही गया है। लेकिन ऐसा लग रहा है कि दिशा और सुशांत की आत्मा इस प्रकार से चल रही है और ठाकरे पिता पुत्र के ऊपर ऐसी गाज गिरा रही है जिसकी कल्पना पिता पुत्र ने कभी की नहीं होगी। पूरी कहानी की हम शुरुआत करें, आपसे बातचीत शुरू करें इसके पहले मैं आपसे अनुरोध करना चाहूंगा कि जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो कृपा करके, मैं हाथ जोड़ करके अनुरोध करता हूं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। यूट्यूब पे, फेसबुक पेज को भी फॉलो करें, हमारा जो एक्स प्लेटफॉर्म है उसे भी आप फॉलो करें और QIB.in अंग्रेजी में हमारा OTT प्लेटफॉर्म है, उसे आप जरूर लॉग इन करें। प्रकाश TV.in उसे भी आप फॉलो करें। ये हमारा आपसे आग्रह है। हम उम्मीद करते हैं कि हमारे आग्रह को आप स्वीकार करेंगे। अब मित्रों, महाराष्ट्र सदन में जो कुछ भी हुआ और उसके बाद ठाकरे पिता पुत्र क्यों हैरान और परेशान हैं, पूरी कहानी सुनिए। मैंने आपको बताया कि दिशा और सुशांत जिस प्रकार से उनका डंडा चल रहा है वो अतुलनीय है, उसकी तुलना नहीं हो सकती। इसलिए मैंने आपको कहा था कि अदालत में चाहे कुछ भी हो, अदालत कुछ भी करे, लेकिन दिशा सुशांत की आत्मा को एक बहुत बड़ा न्याय मिल गया है। जिन्होंने इसके पहले धोखेबाजी का कीर्तिमान स्थापित स्थापित किया था, अब वहां पे एक नया कीर्तिमान स्थापित हो गया है। आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले अमित शाह ने कहा था कि 1978 से धोखेबाजी, पीठ में छुरा घोंपने की जो परंपरा शरद पवार ने शुरू की है उसका खात्मा हो गया है। लेकिन शरद पवार उस परंपरा से बाज नहीं आने वाले हैं और ऐसा लगता है कि अपनी आखिरी क्षण तक, आखिरी सांस तक पवार अपने इन गुणों के लिए जाने जाएंगे, मशहूर रहेंगे, मशहूर होते रहेंगे और रोज एक नया कीर्तिमान स्थापित करेंगे। इसके पहले धोखेबाजी का एक कीर्तिमान स्थापित किया था पिता उद्धव ठाकरे ने पुत्र के कहने पर और अपनी पत्नी के कहने पर, लेकिन अब उसको पीछे छोड़ दिया माननीय शरद पवार जी ने। क्या हुआ महाराष्ट्र सदन में? महाराष्ट्र सदन में एक आयोजन हुआ। आयोजन था सिंधे मराठा समाज को सम्मान करने का और एक सिंधे समाज के बड़े ही हस्ताक्षर रहे, बहुत बड़े लीडर कहें, नेतृत्वकर्ता कहें, आर्मी के बड़े अ, लड़ाका कहें, योद्धा कहें, उनके नाम पर सम्मान देने की का एक कार्यक्रम हुआ। खबर यह भी आ रही थी कि उस सम्मान में प्रधानमंत्री जी को भी बुलाया गया है और भी लोगों को बुलाया गया है, लेकिन प्रधानमंत्री तो नहीं गए। गए कौन साहब? गए शरद पवार साहब। सम्मान किसको मिला? मुख्य सम्मान जिनको मिल रहा था वो किनको मिला? एकनाथ शिंदे को मिला। कौन है एकनाथ शिंदे? अभी वर्तमान में डिप्टी CM है। अब एकनाथ शिंदे का दूसरा परिचय क्या है? शिवसेना को तोड़ करके भारतीय जनता पार्टी के साथ मिल करके मुख्यमंत्री बने, सरकार बनाए। शिवसेना उद्धव गुट क्या कहती है एकनाथ शिंदे को और पिता पुत्र क्या कहते हैं? पिता पुत्र कहते हैं एकनाथ शिंदे को गद्दार और शिवसेना उद्धव के नेता क्या कहते हैं? गद्दार। एक ऐसा शब्द जिसको पिता पुत्र और शिवसेना उद्धव के जितने नेता हैं, चाहे संजय राउत हो या प्रियंका चतुर्वेदी हो या और कोई नेता हो, वैसे बड़े बड़े नेता उनका साथ छोड़ चुके हैं, लेकिन जो भी उनके साथ हैं सब एकनाथ शिंदे को लेकर के एक ही शब्द का प्रयोग करते हैं और वो शब्द है गद्दार। उधर शरद पवार के भतीजे अजित पवार को लेकर के भी शरद पवार के गुट के नेता गद्दार शब्द का प्रयोग करते हैं। परिवार में तो इस तरह से बात नहीं होती है, बहन सुप्रिया सुले कोई बात नहीं करती हैं,
लेकिन शरद पवार गुट के जितने नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, वो अजित पवार को दबी जुबान में गद्दार ही कहते हैं, धोखेबाज ही कहते हैं। लेकिन धोखे की परंपरा की शुरुआत महाराष्ट्र में जिस एक शख्स ने किया, वो शख्स आज भी विराजमान है, माननीय शरद पवार। इनके सामने में अजित पवार का धोखा, एकनाथ शिंदे का धोखा गौण पर जाता है, या आप ये कह सकते हैं कि रेप्लिका हो सकता है। उनको क्रॉस नहीं कर सकता है, उनको पार करके नया कीर्तिमान नहीं बना सकता है। कीर्तिमान तो शरद पवार के ही हाथ में रहेगा, उन्हीं के माथे पर वो मुकुट शोभेगा धोखेबाजी का। तो इस बार कौन कह रहा है किसको धोखेबाज, कौन कह रहा है किसको गद्दार? एकनाथ शिंदे को जब से मुकुट पहनाया है शरद पवार ने दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी, वो भी महाराष्ट्र सदन में, तब से पिता पुत्र विचलित हैं, हैरान हैं, उनको सूझ नहीं रहा है कि वो क्या करें। और संजय राउत तो बौखला गए हैं। संजय राउत कह रहे हैं कि किस हैसियत से शरद पवार ने एकनाथ शिंदे के माथे पर मुकुट पहनाया, उन्हें शॉल उड़ाया और उनके प्रशंसा में कहा कि महाराष्ट्र शहरों का ही प्रदेश है। ऐसे समझिए कि महाराष्ट्र में जो शहरी आबादी है, जो ग्रामीण आबादी है, लगभग बराबर है, अन्य प्रदेश के जैसा नहीं है। तो महाराष्ट्र में शहरों का मैनेजमेंट बहुत बड़ी चुनौती होती है। उसके बारे में कहा शरद पवार ने कि एकनाथ शिंदे बहुत ही शानदार शहरीय प्रबंधन कर रहे हैं। ग्रामीण वोटर से कोई लेना देना नहीं होता है शरद पवार का, तो वो कह रहे हैं कि शहरी प्रबंधन में एकनाथ शिंदे का जोड़ नहीं, ये तारीफ कर रहे हैं। ध्यान देखिए, ध्यान से सुनिए साहब, एकनाथ शिंदे की तारीफ कर रहे हैं कौन? माननीय शरद पवार। और शरद पवार के इस तारीफ से तीर किधर चल गया? उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे पर। अब उस तीर को निकाल करके फिर दोबारा तीर कौन चलाने की सोच रहा है? तो संजय राउत सोच रहे हैं। संजय राउत कह रहे हैं कि ये उनको किस प्रकार का सम्मान दिया गया, क्यों दिया गया, ये पता नहीं है क्या? क्या खिचड़ी पक रही है? अब ये बौखलाहट तो होगी ये साहब। सवाल है कि शरद पवार किसी को यूं ही सम्मान नहीं देते हैं। शरद पवार यूं ही प्रधानमंत्री से मिलने के लिए नहीं आए थे। शरद पवार की जिस बैंक में बड़ी दखल थी, न्यू इंडिया बैंक एक कोऑपरेटिव बैंक है, उस पर केंद्र सरकार ने नहीं, आरबीआई ने, लेकिन सरकार ने भी, आरबीआई ने किसके कहने पर हुआ होगा, ये किसी से छिपी हुई बात नहीं है। आरबीआई के आदेश पे न्यू इंडिया बैंक पर ताला लगा दिया है। इस सबकी प्रक्रिया की जानकारी माननीय शरद पवार को विधानसभा चुनाव के खात्मे के बाद फौरन हो गया था और उनको यह पता था कि अब माननीय अमित शाह जी और माननीय नरेंद्र मोदी का कुठारा घात होने वाला है, उनका हथौड़ा चलने वाला है। तो कोई ना कोई बहाना बना करके मराठी भाषा का, तो मराठी इसका, अस्मिता का, इसका लेकर के प्रधानमंत्री से समय मांगा और प्रधानमंत्री इसको एंजॉय करते हैं। शरद पवार के साथ प्रधानमंत्री की मीटिंग को प्रधानमंत्री एंजॉय करते हैं, उसको बजाबता। एक तो शरद पवार भी उस फोटोग्राफ को लीक कर रहे थे, बतला रहे थे दुनिया को, और उधर प्रधानमंत्री की भी टीम उनको बढ़ा चढ़ा करके पेश कर रही थी। मतलब मुलाकात यहां हो रही थी, पेशानी पर बल किसी और का बढ़ाना था, तो पेशानी पर साहब बल बढ़ गया किसी का, और ये हालत हो गई कि इस मुलाकात के बाद घबरा गए पिता पुत्र। किस मुलाकात के बाद? शरद पवार और प्रधानमंत्री की मुलाकात के बाद घबराए हुए थे, और इसीलिए पिता पुत्र ने कहा कि साहब अगर वो मुलाकात कर रहे हैं तो हम भी मुलाकात करेंगे। वो भी गुलदस्ता लेकर के मिलने लगे। किनसे साहब? मिलने के लिए आ गए वो फडणवीस से। प्रधानमंत्री ने मिलने का वक्त उनको नहीं दिया। तो हुआ ये कि शरद पवार ने मिलकर के प्रधानमंत्री से कोशिश की थी कि ये न्यू इंडिया बैंकिंग टाइप की घटना नहीं हो, लेकिन बात बनी नहीं, हो गई। उधर उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे ने अपनी सारी कोशिशें कर ली, बात नहीं बनी।
आखिर में अपने 3 एमएलए को भेजा, बात नहीं बनी, तो पुत्र को भेज दिया दिल्ली और दिल्ली में कर दिया उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस और प्रेस कॉन्फ्रेंस में आग उगलना शुरू कर दिया और देश और महाराष्ट्र को बचाने की बात करने लगे, जिस पर मैं एक वीडियो बना चुका हूं, आपने ऑलरेडी उसको देख लिया है, वो विश्लेषण आपने देखा है। शरद पवार ने जैसे ही एकनाथ शिंदे की तारीफ की कि आप समझिए बाप बेटे की, पूरे परिवार की ठाकरे की नींद हराम हो गई और ठाकरे के साथ जो उनके यस मैन थे, महाराजा यस, महाराजा यस, ये कहने वाले जो थे वो विचलित होकर के अभद्र भाषा पर उतर आए। वो अपनी नाराजगी प्रकट करने लगे। अगर कोई अच्छा आदमी कह दे संजय राउत को तो 4 गालियां भी निकाल दे, अगर कैमरा ऑफ हो जाए तो निकालते भी होंगे। लेकिन शरद पवार को लेकर के संजय राउत ने कहा, एकदम आंख बबूला थे, गुस्से में थे। क्यों? क्योंकि जिसको गद्दार कहते हैं पिता पुत्र, उस गद्दार के साथ ये कैसी मुलाकात है और उस गद्दार को शरद पवार कैसे सम्मान दे रहे हैं। खबर आ रही है कि देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे के बीच बहुत कुछ बहुत अच्छा नहीं चल रहा है। बहुत कुछ बहुत अच्छा, इसका मतलब है कि अच्छा है, लेकिन उतना अच्छा नहीं है जितना अच्छा की कल्पना लोग सामान्यतया करते हैं। और उस अच्छा नहीं होने के पीछे देवेंद्र फडणवीस नहीं है या एकनाथ शिंदे नहीं है। खबर आ रही है कि एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस के बीच में अगर कोई प्ले कर रहा है तो वो अजित पवार है। अब देखिए साहब, अजित पवार चाहे कुछ भी हो जाए अपने चाचा से थोड़ी दूरी तो बना करके रखेंगे, लेकिन कहा जा रहा है अभी कि अजित पवार की फडणवीस से नजदीकी बढ़ी हुई है। लेकिन ये नजदीकी तब तक है जब तक उनका भला हो रहा है। जिस दिन उनको लगने लगेगा कि भारी नुकसान है, वो पाला बदल सकते हैं। इनके ऊपर कोई भरोसा नहीं किया जा सकता है। अजित पवार और शरद पवार के ऊपर आप भरोसा नहीं कर सकते हैं, ये भरोसे के लायक नहीं है। तो अजित पवार के ऊपर ये लग रहा है साहब कि अजित पवार इन दोनों के बीच में कुछ खेल बिगाड़ रहे हैं और इधर चाचा शरद पवार आ रहे हैं एकनाथ शिंदे को सम्मानित करके कि अगर आपके बीच में कुछ मामला है तो उस मामले को हवा दीजिए, आगे बढ़ाइए और हमारी तरफ आ जाइए, हम आपको सोने में तौल देंगे। लेकिन दिक्कत यह है कि एकनाथ शिंदे और अजित पवार ये दोनों भी छोड़ के चले जाए ना, तो टेंटर हुक पे रखा हुआ है उद्धव ठाकरे को। 132 13 विधायक चाहिए उनको, 13 से ज्यादा की जरूरत नहीं है। तो 13-14 विधायक वो फौरन अपने तरफ कर लेंगे। तो इस बार क्या है कि अजित पवार भी इस बार पजामे में हैं और एकनाथ शिंदे भी पजामे में हैं। एकनाथ शिंदे ऐसी कोई गलती नहीं करने जा रहे हैं, लेकिन दुश्मनी तो मोल ले ली शरद पवार ने उद्धव ठाकरे से। अब आप कहेंगे शरद पवार के सामने उद्धव ठाकरे की औकात क्या है? एकदम ठीक कह रहे हैं, एकदम सही है आपका ये सोचना। शरद पवार के सामने उद्धव ठाकरे की कोई औकात नहीं है और अब शायद उद्धव ठाकरे पछता रहे होंगे कि हमने बहुत बड़ी गलती कर दी। एक ऐसे गैंग में जाकर के मिल गए जो हमारी विचारधारा का गैंग नहीं था। हमने विचारधारा की तिलांजलि दी, लेकिन हमें यह समझ में नहीं आया कि शरद पवार कब हमें झटका दे देंगे। और वही हुआ। शरद पवार मौके का इंतजार कर रहे थे। जब उनको लगा कि अब उद्धव ठाकरे को फिनिश कर देना चाहिए, तो उन्होंने एकनाथ शिंदे से हाथ मिला लेना उचित समझा। बाहर क्या बोल रहे हैं कि नहीं, मैं तो एक ऐसा नेता हूं जिसके हर लोगों से संबंध रहते हैं और उस संबंध का हवाला दे रहे हैं माननीय शरद पवार जी। लेकिन बात शरद पवार के संबंधों का है ही नहीं। बात यह है कि अब एकनाथ शिंदे को कोशिश हो रही है कि एकनाथ शिंदे को पहले तोड़ा जाए, डिस्टेबलाइज किया जाए। हो नहीं सकता क्योंकि अजित पवार वहां बने हुए हैं। अगर एकनाथ शिंदे थोड़ा सा भी डिस्टेबलाइज हो गए तो फिर अजित पवार पर दांव फेंका जाएगा कि मेरा भतीजा ही सब कुछ कर सकता है, ये कर सकता है, वो कर सकता है। और अगर एकनाथ शिंदे मान गए और अजित पवार मान गए तो सरकार को तोड़ सकते हैं। और उधर ये जाकर के उद्धव ठाकरे को शरद पवार इतने
चतुर सुजान हैं कि उद्धव ठाकरे को यह भी कह सकते हैं कि अरे भाई तुम धैर्य रखो, तुम क्यों परेशान हो रहे हो, मैंने तो उसको तोड़ने के लिए एक गुगली फेंका है। उस भाषण में जो सम्मान दिया गया उसमें एकनाथ शिंदे की तारीफ किया शरद पवार ने। एकनाथ शिंदे ने क्या कहा? एकनाथ शिंदे ने कहा कि शरद पवार साहब, उनका नाम है सम शिंदे, उस शिंदे साहब के दामाद हैं और वो स्पिन गेंदबाज थे। इनके जो ससुर थे वो क्रिकेटर थे, वो स्पिन गेंदबाज थे। तो मुझे डर लगता है शरद पवार जी की गुगली से। अब ये जो गुगली मार रहे हैं, पता नहीं इस गुगली से मेरा विकेट न कहीं उड़ जाए। एकनाथ शिंदे को ये लग रहा है कि साहब शरद पवार की दोस्ती ना अच्छी न दुश्मनी अच्छी, तो एक इक्वी डिस्टेंस बना करके रखो। उन्होंने कहा कि शरद पवार जिनके दामाद हैं वो खुद एक स्पिनर रहे हैं और शरद पवार की भी क्रिकेट में बड़ी रुचि रही है। तो पता नहीं आज शरद पवार जी मुझे कौन सी गुगली फेंक रहे हैं। मैं चाहूंगा कि उस गुगली का हमें कोई नुकसान ना हो। तो शरद पवार को इधर वो एक प्रकार से इशारा दे रहे हैं और दूसरी तरफ अंदर खाने एक मैसेज भी देवेंद्र फडणवीस को देने की कोशिश कर रहे हैं। उधर देवेंद्र फडणवीस भी इतने चतुर सुजान हैं कि शिवसेना उद्धव के 3 नेताओं से वो फौरन मुलाकात कर लिए, क्योंकि एकनाथ शिंदे के जो एक मंत्री हैं उन्होंने कहा कि साहब मुझसे बिना फाइल देखे हुए किसी फाइल पर कोई साइन नहीं करेगा कोई अधिकारी, जब तक मैं फाइल देख न लूं। और फाइल देखने का मतलब यह हुआ कि मुख्यमंत्री के अधिकार को एक प्रकार से चुनौती देना। फाइल साइन न करे, ये न करे, वो न करे, ये मुख्यमंत्री का अधिकार है। और अगर कोई कैबिनेट मिनिस्टर ये कहता है कि मुझे दिखाए बिना किसी फाइल पे आप साइन नहीं कर सकते हैं, तो एक प्रकार से मुख्यमंत्री को चुनौती देना हुआ। तो जिस दिन ये चुनौती दी गई उसके 2 घंटे के बाद ही देवेंद्र फडणवीस इतने चतुर सुजान हैं कि उन्होंने शिवसेना उद्धव के 3 नेताओं से मुलाकात कर ली और एकनाथ शिंदे को संदेश दे दिया कि गफलत में न रहना, हमने विधायकों का इंतजाम करके रखा है और अभी तो पिता पुत्र हमने जो उसको कहना है वही करना है। लेकिन इसमें नुकसान क्या हो रहा है साहब? नुकसान ये हो रहा है कि दिशा और सुशांत का मामला ये लोग टेंटर हुक पे लटकाए हुए हैं और निश्चित रूप से मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि इसमें सरकार की बड़ी भूमिका है। सरकार इस मामले में पाक साफ नहीं है, लेकिन प्रकृति अपना खेल कर रही है। प्रकृति बाप बेटे को संदेशा दे रही है और शरद पवार एकनाथ शिंदे के साथ मिलकर के आप ये मान लीजिए कि धोखेबाजी का एक बड़ा कीर्तिमान स्थापित कर दिया। किसके साथ धोखेबाजी की? धोखेबाज के साथ ही धोखेबाजी की। जिस व्यक्ति ने भारतीय जनता पार्टी को सरेआम धोखा दिया, मुख्यमंत्री के कुर्सी को पाने के लिए दूसरी विचारधारा वालों के साथ जाकर के समझौता कर लिया, उसी धोखेबाज को धोखेबाज की नई परिभाषा बता दी शरद पवार ने। तो धोखेबाजी की ये परंपरा महाराष्ट्र में जिस प्रकार से उद्धव ठाकरे तो बाद में, लेकिन शरद पवार ने जिस परंपरा की शुरुआत की वो अपने पीक पर है मित्रों। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि अब उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे पूरी तरह से घिर गए हैं। समय बहुत उल्टा चल रहा है और दिशा सुशांत पूरी तरह से जीत रहे हैं। उनका चक्र लगता है कि बिल्कुल पलट गया है, बाजी पलट गई है। एक तरफ अदालत में सुनवाई हो रही है और दूसरी तरफ पॉलिटिकली हर जगह वो मात खा रहे हैं। उनके अपने ही महाविकास अघाड़ी के अपने ही शागिर्द उनको धोखा दे रहे हैं। धोखा ही नहीं, ये उनके विरोधी जो सबसे कट्टर दुश्मन है, जानी दुश्मन, जिसने उनकी पार्टी को तोड़ा, परिवार को तोड़ा। उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे कहते हैं कि वो गद्दार है, धोखेबाज है, उन्होंने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। उनसे दुश्मनी है, बिल्कुल एक दूसरे का चेहरा देखना नहीं चाहते हैं। उनको जाकर के कह रहे हैं, न सिर्फ सम्मानित कर रहे हैं बल्कि सम्मान में उनके कसीदे कढ़ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, उनकी तारीफ के पुल बांध रहे हैं और कह रहे हैं कि शहरी प्रबंधन का तो बेहतरीन एकनाथ शिंदे को अनुभव है और उन्होंने महाराष्ट्र में किया है। टोपा भी पहना रहे हैं और सम्मानित भी कर रहे हैं और तारीफ भी कर रहे हैं।
अब ये जो कहानी पता चली पिता पुत्र को, तो पिता पुत्र तब से बेचैन पड़े हुए हैं साहब। अब इस धोखे का क्या करें? तो शरद पवार ने समझिए कि ये जो फाइनल बदला होता है ना, वो फाइनल बदला ले लिया। अब बदला किसका लिया? क्योंकि उनके उद्धव ठाकरे के पिताजी से उनकी एक राड़ थी। हालाँकि ऊपर-ऊपर तो दोस्ती थी, लेकिन पिताजी से भी राड़ थी और एक वैचारिक राड़ थी। एक तरफ ये दूसरे विचारधारा की पॉलिटिक्स करते हैं और शिवसेना किस विचारधारा की पॉलिटिक्स करती है, बताने की ज़रूरत नहीं है। तो मित्रों, दिशा और सुशांत का हथौड़ा इतना कड़ा चलेगा, ये पिता पुत्र ने कभी सोचा नहीं होगा और इस तरह की का धोखा महाविकास अघाड़ी के लोग उनके साथ करेंगे, इसकी को कल्पना उन्होंने कभी की नहीं होगी। और यही आप देख रहे हैं कि ये कल्पना साफ-साफ जो शरद पवार ने कल्पना देश के लोगों ने की थी कि उनको जरूर मिलेगा, उनको उनके किए की सजा मिलेगी, वो सजा मिल रही है और उनके अपने साथी ही उनको उनकी औकात दिखा रहे हैं। ये जो खंजर भोंका गया है, पता नहीं इस खंजर में कितने खून निकले हैं, कितने जख्म हैं, लेकिन गहरे तो जरूर दिख रहे हैं जख्म। और ये लंबे समय तक ये जख्म हरा रहेगा, भरेगा कि नहीं भरेगा कहना मुश्किल है। तो मित्रों, विदा लेने के पहले मैं आपसे एक बार फिर अनुरोध कर रहा हूं कि जिन्होंने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, वो जरूर सब्सक्राइब कीजिए। कल मैं एक विशेष खबर लेकर के और हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए आशुतोष को मत दीजिए। नमस्कार।